भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में कुलाधिपति माननीय हमारे राज्यपाल महोदय प्रोफेसर सुधीर राजवी, कुलपति डॉक्टर सुजीता थानवी, डीन अजय कुमार आर्य, रजिस्ट्रार और सभी मंच पर सम्मानितगण, उपस्थित सज्जन और सभी दीक्षार्थी, अभिभावक, आज इस दीक्षांत समारोह के विशिष्ट मौके पर आप लोगों के बीच मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। उच्च शिक्षा मंत्री के नाते मेरा इस यूनिवर्सिटी से स्वाभाविक जुड़ाव है। साथ ही जिन महान विभूति के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नामांकन हुआ वह हम सबके लिए प्रेरणा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की पहचान कानून के क्षेत्र में हायर एजुकेशन की एक स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में है। यूजी से लेकर डॉक्टरेट तक की एजुकेशन यहाँ उपलब्ध है। कानून के क्षेत्र में कैरियर बनाने की आकांक्षा रखने वाले राजस्थान के हमारे स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा थे। हमारे देश के संविधान निर्माता के रूप में उनके महान योगदान को हम पूजते हैं। ये गौरव की बात है कि उनका नाम इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम विकसित भारत 2047 का संकल्प ले रहे हैं और इसमें हायर टेक्निकल एजुकेशन और हमारी युवा शक्ति का प्रमुख योगदान है। एक समय था जब भारत में उच्च शिक्षा सुविधा के अभाव था। बाबा साहेब को स्वयं को लौकी उच्च शिक्षा लेने के लिए विदेश जाना पड़ा था। हमारी नई राष्ट्रीय नीति में हायर और टेक्निकल एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया है। इससे हमारी शिक्षा के भारतीयकरण और स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। ब्रिटिश काल की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के उद्देश्य से कुछ और थे। इस शिक्षा की आत्मा और मूल्य भारतीय नहीं थे। नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए अब एक सक्षम और समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण करेगी। यह हमारी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा नीति, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार देना, चरित्र निर्माण, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 आपराधिक कानूनों को बदलकर उन्हें व्यवहारिक बनाया गया। ब्रिटिश गुलामी के निशाने पर इन कानूनों का ये भारतीयकरण आम जनता को न केवल शीघ्र न्याय दिलाएगा बल्कि अपराधों की रोकथाम में भी प्रभावशाली सिद्ध होगा। ये समय की मांग थी। मोदी सरकार की ये पहल भारतीय न्याय प्रणाली के लिए वरदान सिद्ध होगी। भारत में सामाजिक न्याय और मर्यादा के प्रतीक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को हम सब ने देखा। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। ये हमारे देश में हमारे समाज के रूपांतरण की एक प्रमुख घटना थी और इसका आधार न्याय व्यवस्था के ने तैयार किया। रामलला को ये न्याय देश की सर्वोच्च अदालत ने ही दिलवाया और वह भी 500 साल के लंबे इंतजार के बाद। आदरणीय प्रधान मोदी जी कहते हैं, देव से देश और राम से राष्ट्र के चिंतन की ये परंपरा असली रामराज्य का आधार है। ये रामराज्य हमारे संविधान और विधान की आधारशिला भी है। देश और विधान की आधारशिला भी है। देश और प्रदेश में जब कानून का सच्चा शासन होगा तो यह स्वराज की रामराज्य कहलाएगा। उपस्थित विद्वानजनों, इसमें से अधिकांश लोग यहाँ किसी न किसी रूप में एकेडमिक जगत से जुड़े लोग हैं। प्राचीन समय में हमारे ज्ञान की परंपरा समृद्धि विश्वविख्यात रही है। नालंदा और तक्षशिला के बारे में
हम सब ने पढ़ा है और जाना है। हमारे गुरुकुल उच्च शिक्षा के शिखर थे। देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों और शोधार्थी अध्ययन करते हैं। विकसित भारत का संकल्प सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था। इस संकल्प को पूरा करने का काम अब मोदी सरकार कर रही है। हमारा देश युवाओं का देश है। हम दुनिया में आज सबसे बड़ी वर्किंग फोर्स है। डेमोग्राफिक डिविडेंड आज हमारे पक्ष में है। ज़रूरत है हमारी इस युवा पीढ़ी की ऊर्जा को सही दिशा में जोड़ने की। ये काम उच्च शिक्षा के केंद्र, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। जब युवा सशक्त होगा तब हम हर दृष्टि से आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत का सपना साकार कर सकेंगे। साथियों, बड़े खेद का विषय है कि अदालतों में आज मुकदमों के अंबार लगे पड़े हैं। देश भर की अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे पेंडिंग है। कानून के अध्ययनदाताओं के लिए ये पेंडेंसी एक चुनौती है। कानून की शिक्षा का प्रचार प्रसार आम लोगों में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों को लेकर जागरूकता पैदा करना है, जिससे वे सजग और अच्छे नागरिक बनेंगे। विवादों का समय पर निपटारा होगा और देश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। न्याय सुधार के साथ साथ आज देश में पुलिस तंत्र और चुनाव तंत्र को भी सुधारने की नितांत आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए कानून इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल इस दिशा में एक सार्थक कदम है। लॉ कमीशन द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आम जनता से मांगे गए सुझाव निश्चय ही राजकाज में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ये असली लोकतंत्र है। ये जनता द्वारा जनता के लिए शासन और ये हमारी कानून एवं संविधान की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर नए भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, उत्साहवर्धन और बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं उनके लिए राहें बहुत कठिन होती हैं। समाज, देश और जनमानस का आदर्श बनने के लिए वे उनको उस पतली पगडंडी पर चलना होता है जिसके दोनों ओर कटीले राहें होती हैं। हमारे माननीय कुलाधिपति तथा राज्यपाल एक आदर्श पुरुष हैं। आपकी जन्मजात नेतृत्व प्रतिभा और निर्णय लेने की अपार क्षमता ने आपको देश में और समाज में स्थान दिलाया है जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके बारे में कुछ कह पा रहा हूँ। माननीय, born on 1st July 1941, Ghazipur, your father was a humble teacher, Shri Ramagya Mishra ji. You obtained MA degree from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. You were a 3-term Rajya Sabha member in 1978, 2001 and 2006. You entered public life and held many positions at state and national level. You were a cabinet minister in the government of Uttar Pradesh, holding the portfolios of public works, medical tourism during March 1997 to August 2000 period. As a Minister of Public Works and Tourism, Government of Uttar Pradesh, you formulated the road development policy in Uttar Pradesh. For the first time, got the road links constructed in maximum number of villages under Deen Dayal Link Road Scheme and record construction by doing 120 bridges. Indeed, an achievement, ladies and gentlemen. Also brought about road revolution by raising the road levels. तो सड़कें हम देखते हैं जिनका आज समय पर जो अपने स्थान से उठी हुई हैं वो आप ही की हैं। Improving and widening the highways at large scale and carrying out pothole free roads. सड़कों पर जो गड्ढे होते थे आपने उनका उन्मूलन किया आपके प्रयासों से। In the field of tourism, Uttar Pradesh received the best performing state in the country award for the first time from Prime Minister under your leadership. You played an important role in the formation of Uttarakhand. The Honorable Governor is an avid reader and has published various books like भारत में उद्यमिता, शिक्षा की संस्कृति, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ये देखिए आप विधि के छात्र हैं, हमारे गवर्नर साहब ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर किताब लिखी है जो बहुत पॉपुलर किताब है।
संविधान, संस्कृति और राष्ट्र तथा विभिन्न हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाओं में आपने विपुल लेखन किया है। Honorable Governor's commitment to Constitution is exemplary. He has ensured that all the universities in the state have the Constitution Park. Even in the Governor House, ladies and gentlemen, he got a similar park created and has ensured that public can see it. कल का दिन बहुत हमारे लिए बड़ा था। राम हमारे जनमानस में, राम घर घर में पहुँचे हैं। राम को घर घर पहुँचाने का जो कार्य श्री तुलसीदास जी ने किया था वो इसलिए हो पाया था कि उन्होंने रामचरितमानस को इस भाषा में लिखा। उनका ये प्रयास था कि हर घर पहुँचे। माननीय, आप वही भागीरथी प्रयास कर रहे हैं कि भारत का संविधान मठाधीशों के हाथ में न रह करके जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। He has also taken the initiative of predecessor Sri Kalyan Singh forward of adopting villages, and now not only university adopts a village, after the adoption of a village, they go for next village. आपका कथन की उपाधि हासिल करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, आत्मबल के साथ अनुशासन पैदा करना, चरित्र का निर्माण करना विद्यार्थी का मूल उद्देश्य होना चाहिए। परम आदरणीय, जो छात्र आपके कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुए हैं, उनमें से भवितव्य में कुछ जस्टिस MC छागला बनेंगे, कुछ जस्टिस V कृष्ण अय्यर बनेंगे, कुछ जस्टिस हंसराज खन्ना और कुछ हरीश साल्वे, नानी पालकीवाला, सोली स्वराज जी, फली नारायण या अरुण जेटली बनेंगे। इन वकीलों को बनने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको पधारें और उनको अपने गुणों के और अपने जीवन के बारे में परिचित करें। आपको उत्साह बढ़ाएं। माननीय कुलाधिपति, आज के इस गरिमामय दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव जी, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के माननीय सदस्यगण, यहाँ आए हुए अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, आमंत्रित अतिथिगण, संकाय अधिष्ठाता, शिक्षकगण, डिग्री प्राप्त कर रहे छात्र एवं छात्राएं, उनके अभिभावकगण, कुल सचिव, अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधु, अभी मेरा परिचय कराते समय जो उन्होंने सारी बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक ही मेरे बारे में बोल गए हैं। जितना मैं नहीं हूँ उस प्रकार से उससे बहुत ज़्यादा उनके प्रति इस सद्भावना के लिए मैं बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत समारोह शिक्षा प्राप्त करने के बाद उपाधि प्राप्त करने से ही नहीं जुड़ा है। यह विद्यार्थियों के लिए एक तरह से नए जीवन में प्रवेश करने का उत्सव है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर इसकी निरंतरता बनी रहती है। जो सदा सीखने को उत्सुक रहता है वही जीवन को सही माने में जीता है। विधि शिक्षा का महत्व तो इसलिए भी है कि यह हमारे देश के संविधान से जुड़ी शिक्षा है। कानून एवं न्याय व्यवस्था से जुड़ी ऐसी शिक्षा है जिसका उपयोग जीवन पर्यंत होता है। इसलिए इसे जितनी गहराई से जीवनानुभवों से विद्यार्थी निरंतर प्राप्त करने को उत्सुक रहेंगे, उतने ही और अधिक संपन्न होंगे। दीक्षांत शब्द में दो शब्द समाहित हैं, दीक्षा और अंत। पर इसे समझने की जरूरत है कि दीक्षा शिक्षा का अंत नहीं है। दीक्षा में आया यह अंत शब्द ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। निहितार्थ यह है कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जितना आप पढ़ेंगे
अनुभव से सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। तैत्तरीय उपनिषद में समावर्तन संस्कार की चर्चा है। यह वह संस्कार होता था जब विद्यार्थी की गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हो जाती थी और उसे गुरु अंतिम उपदेश देते थे। इसके साथ ही उसको उपाधि प्राप्त करने की घोषणा होती थी। वह जो संस्कार होता था वही आज का दीक्षांत समारोह है। आप स्वयं सोचिए, हमारे यहाँ शिक्षा से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आरंभ से ही रहा है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। अर्थात आप विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे और वह कार्य पूर्ण हुआ है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसका उपयोग समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु करें। और विधि छात्र जितने हैं इनके लिए तो यह वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सही माने में इसको जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। आपको सामान्य जन के साथ लगातार संपर्क बना रहेगा। सामान्य जन की समस्याओं को समझने का आपको अवसर प्राप्त होगा। विभिन्न प्रकार के परेशानियों से कैसे जूझ रहे हैं इसको भी देखने का अवसर मिलेगा। कई समस्याओं के अंतर्गत विधि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका विधि का किस तरीके से उपयोग करते हुए उस सामान्य जन के मन के अंदर विधि के बारे में विश्वास कैसे पैदा किया जाए, यह आपके आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है। और इसे सेवार्थ जाइए, उसका अर्थ आपके लिए यही होना चाहिए, सामान्य जन आपके प्रति इतना विश्वस्त रहे कि जो भी बात की जाएगी निश्चित रूप से सही तौर पर विधि के आधार पर ये समापन करेंगे, उसका समाधान करेंगे और हमें समस्या से मुक्त कराएंगे। ये विश्वास जगना बहुत आवश्यक है। जिन महानुभावों का नाम लिया उन्होंने, जिन वकीलों का नाम लिया, विधि शास्त्रों का नाम लिया, उन लोगों के जीवन का ऐसा ही स्वरूप रहा है। उन्होंने इसी प्रकार की सेवा की और इसलिए आज सामान्य विधि के बीच में उनकी चर्चा होती है। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग अब समाज और राष्ट्र की सेवा हेतु करें। मेरा सभी विधि शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से आग्रह है कि यही दीक्षांत का लक्ष्य होना चाहिए। आपकी विधि शिक्षा का लाभ समाज के कमजोर, वंचित और न्याय के लिए संघर्षरत ऐसे लोगों को भी मिले जिनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही शिक्षा का प्रमुख ध्येय है कि हम उससे बहुत कुछ अर्जित तो करें परंतु बदले में समाज को कुछ दें भी। मैंने आप सभी को अभी भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन किया है। उद्देशिका का हमने वाचन करवाया है, मैंने किया भी है और आपसे भी करवाया है, ताकि आप उसको आत्मसात कर सकें। जिस पवित्र संविधान के आधार पर आज हम इस स्तर पर बने हैं, उस पवित्र संविधान का उद्देश्य क्या है, उद्देशिका में लिखा क्या है, एक एक शब्द कैसे है। हम भारत के पूरा भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, उस भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत रहने वाले जितने लोग हैं, वो चाहे किसी भी पंथ के होंगे, किसी भी संप्रदाय के होंगे, किसी भी प्रकार के होंगे, वह सब लोग इसमें आ जाते हैं। हम भारत, ये संविधान एक शब्द में भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रकट करता है। ऐसे संविधान का आपने उद्देशिका का आपने वाचन किया है और उसके एक एक शब्द को अपने आचार व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। आप सबने सुना होगा कि प्रारंभ ही इस वाक्य से हुआ था, हम भारत के लोग। यह जो हम भारत के लोग हैं, इसके मूल में भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को गहराई से अनुभूत किया जा सकता है। लोकतंत्र किससे है? भारत में रहने वाले लोगों से ही तो है। इसलिए हमारे यहाँ संविधान में लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन जब होता है तभी मानवीय गरिमा सभी स्तरों पर स्थापित होती है। लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कहते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कोई नहीं कहता।
इसलिए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तो आप पढ़े होंगे, बार बार फंडामेंटल राइट्स के उन धाराओं का उल्लेख करते होंगे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इसका उल्लेख बहुत कम होता है। शायद आप लोगों से बहुत कम लोगों को, सब लोग आप विधि के छात्र हैं, सब जानते तो होंगे ही, लेकिन 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन हुआ कि कैसे आया, 51 कब लागू हुआ। ये जो इमरजेंसी लगी थी तब लागू हुआ था। सर से कमेटी बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, उन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए और उस समय लागू हुआ था। अब इसलिए मैं सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज जरूर पढ़ता हूं ताकि लोग अनुभव कर सके कि हमारी ड्यूटीज क्या है। जब अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन जब होता है तभी मानवीय गरिमा सभी स्तरों पर स्थापित होती है। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों और कर्तव्यों का महत्वपूर्ण दस्तावेज ही नहीं है, यह मानव की गरिमा को स्थापित करने का मूल मंत्र भी है। यह कितनी अच्छी बात है कि आप सभी जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वह हमारे इस भारतीय संविधान से जुड़े आदर्शों की पालना करवाने की शिक्षा से जुड़े हैं। संविधान शब्द में निहित शब्दों पर गौर करें। संविधान सम और विधान शब्दों से बना है। सबके लिए समान विधान के अर्थ में संविधान देश के शासन प्रबंध संबंधित समस्त नियमों का एक तरह से प्रसार करता है। संविधान में निहित कानूनी प्रावधानों से ही देश में न्याय और न्यायपालिका की नींव सुदृढ़ होती है। जब हम विधि शिक्षा से जुड़ते हैं तो स्वाभाविक ही कि सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों की पालना ही महत्वपूर्ण होती है। संविधान का लक्ष्य ही समाज का सर्वांगीण विकास है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि विधि शिक्षा का लक्ष्य भी देश के सर्वांगीण विकास के साथ समाज में आर्थिक समानता और सामाजिक रूप में ऐसा वातावरण बनाए जाने से जुड़ा है जिसमें व्यक्ति में किसी तरह के भेद, छुआछूत, कुरीतियों आदि को समूल मिटाने का संकल्प निहित हो। संविधान कानून एवं न्याय व्यवस्था का ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें निरंतर नए समाज की संरचना का आधार निहित है। इस आधार को व्यवहारिक रूप में सबलीभूत करने का कार्य न्यायपालिकाओं, अधिवक्ताओं, कानूनविदों का है। विधि शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हीं क्षेत्रों में प्राय विद्यार्थी अपना भविष्य तलाशते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि विधि शिक्षा प्राप्त करने वाला हर एक विद्यार्थी संविधान से जुड़े आदर्शों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़े। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज मैंने 1 से 29 लोगों को पदक प्रदान किया है और जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि इसमें छात्राएं 70 रही हैं, 55% और छात्र 59 रहे हैं, 45%। ये बड़ी प्रसन्नता हुई है कि बहनें आगे बढ़ रही हैं और आगे आना चाहिए। जहां जहां भी जिन विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में जाता हूं, स्वर्ण पदक बाकी का जो मैं देता हूं लोग, अधिकांश छात्राएं रहती हैं, बहनें रहती हैं। और 60% से लेकर 85% तक मेडल प्राप्त करने वालों में छात्राएं हमें दिखाई पड़ी हैं। भारत के लिए बड़ा शुभ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि छात्र नहीं आ रहे, छात्र भी आ रहे हैं, छात्र नहीं पढ़ रहे, लेकिन छात्राओं के द्वारा इस तरीके से गोल्ड मेडल प्राप्त करना छात्राओं के मन के अंदर एक स्पर्धा का भाव भी पैदा करता है, होना भी चाहिए और जो छात्रों को उसके अनुरूप तैयारी भी करनी चाहिए। मैं समझता हूं ढंग से तैयारी करेंगे तो विधि के क्षेत्र में एक अद्भुत कार्य कर सकेंगे, आप सफल और सक्षम हो सकेंगे। इस संबंध में आपसे सबसे साझा करते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता है
कि देश की आज़ादी के बाद हमारे यहाँ भी ब्रिटिश कानून लागू रहे, उनकी पढ़ाई कराई जाती रही, परंतु केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए इसे बदलाव की पहल की है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सही माने में सभी क्षेत्र में भारतीयता को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया है और 22 जनवरी ने तो नए भारत का निर्माण कर दिया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा करके नए भारत का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का स्वरूप है। और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर आगे बढ़ेगा, भारत विकसित देश के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, दुनिया मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ललायित होगी भारत से। 22 जनवरी उसका आधार स्तंभ बना है और इसलिए भारतीयता को ध्यान में रखते हुए अनेक बातें की गई सरकार के द्वारा, उसका उल्लेख करना तो ठीक नहीं होगा, इस समय आप लोगों को सब जानकारी है। लेकिन मैं क्योंकि अब विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहा हूं, इसलिए भारतीयता का स्वरूप कैसा बना है विधि के क्षेत्र में वर्तमान प्रधानमंत्री ने क्या दिया है, इसको जरूर बताना चाहूंगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अभी दिसंबर 2023 में ही संसद में 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित किए। इनके पारित होने के साथ ही देश में औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर अब भारत के अपने कानून देश में लागू हो गए। ये बहुत बड़ी चीज है, कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही। हमारे यहाँ आराम से न्याय व्यवस्था में विश्वास रहा है। यह जो कानून पारित हुए हैं, इनमें सजा देने के बजाय, कानून सजा ही देता है, लेकिन इसमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। न्याय, इन कानूनों का मकसद अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषित कर आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। यह जो ऐतिहासिक पहल हुई है, उससे भारत में लागू किसी भी कानून के तहत उत्तरदायी किसी भी व्यक्ति पर भारत से बाहर किए गए किसी भी अपराध के लिए इनके तहत मुकदमा चलाया जा सकेगा। पहली बार कानून में आतंकवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को अपराध के रूप में खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर देश के खिलाफ अपराध नामक एक नया खंड जोड़ा गया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं कानून में हुए इन बदलावों को अमृतकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। हमारे यहां तो संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान निर्माताओं ने शासन के तीनों अंगों, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक समान शक्तियां दी हैं। एक समान शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद हमने न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना है। ठीक वैसे ही जैसे मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमने मान लिया है। आम व्यक्ति के लिए न्याय को सुलभ, सस्ता और न्यायिक प्रक्रिया को जनोन्मुखी बनाने के लिए कानूनों में परिवर्तन के साथ साथ यह भी जरूरी है कि कानून की शिक्षा भारतीयकरण किया जाए। मुझे इस बात का विश्वास है कि केंद्र सरकार के स्तर पर विधिक क्षेत्र में जो परिवर्तन की मुहिम चलाई गई है, उससे आने वाले समय में देश का परिदृश्य तेजी से बदलेगा। इस बात की भी उम्मीद है कि विधिक शिक्षा हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्णतः भारतीय होने की ओर अग्रसर होगी। भारतीय प्राचीन न्याय व्यवस्था आदर्श मूल्यों से जुड़ी है। इसमें दंड की बजाय अपराधी को सुधारने पर जोर है। कानून की शिक्षा में भी इसी तरह की पढ़ाई होती है, जिससे अपराध कम हो तभी उसकी सार्थकता है। राजस्थान में राज्यपाल पद संभालने के बाद मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यही रही है
कि संविधान जागरूकता के लिए सभी स्तरों पर कार्य हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्मित करने की पहल हमने की है और लगभग जो राज्य से नियंत्रित विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बन गया है, संविधान उद्यान बन गया है। ये जानकर आपको प्रसन्नता हो। इसी उद्देश्य से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क निर्मित करने की पहल हमने की। विधानसभा में अपने अभिभाषण में पहली बार संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा का सूत्रपात मैंने किया है और अपने हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरा प्रयास रहता है कि संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों का वाचन करूं। राज्यपाल चूंकि संविधान प्रमुख होता है, इसलिए राजभवन में भी हमने संविधान निर्माण से जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से इसके वर्तमान स्वरूप और संविधान से जुड़ी भारतीय संस्कृति के जीवन चित्रण के रूप में संविधान उद्यान का निर्माण किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस उद्यान का वर्ष 2023 में लोकार्पण किया है। जो राजभवन में संविधान उद्यान है उसकी विशेषता है जो मूल संविधान की प्रति है, उस मूल संविधान की प्रति के आधार पर सारी चीजें की है। संविधान की यात्रा कैसे संविधान बना वहां से शुरू हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई कमेटीज बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, सबकी चेयरमैन सब लोगों का है। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी में रहे ऐसे सब लोगों का उल्लेख भी है, फोटो भी है। और उसके बाद जब ड्राफ्टिंग हो गई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके चेयरमैन थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी सौंपा है संविधान। ये सारी चीजें हैं और आगे बढ़ा है। और संविधान के हर भाग के पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित जो सारी चीजें हैं उसको भी चित्रकार ने, शांति निकेतन के जो बड़े प्रमुख चित्रकार थे श्रीमान नंदलाल बोस, और आप जानकर प्रसन्न होंगे कि राजस्थान के ही उनके सहयोगी थे कृपाल सिंह जी, 2 वर्ष पहले उनका निधन हो गया है। इन लोगों ने चित्रकारी की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो सारी चीजें मिली हैं, बुल भागे के पहले वो उसका चिन्ह है। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता अयोध्या की तरफ गमन कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स का के पहले उनका चित्र है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने की था, ये संदेश दिया गया है। महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, गुरुकुल का है, विक्रमादित्य महाराज का है, अकबर का है, इस सब लोगों का है। आप देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। वनस्पतियां हैं, समुद्र हैं, प्राकृतिक सारे दृश्य हैं। भारत कैसा है, भारतीयता क्या रही है, इन सारी चीजों का चित्रण उन संविधान के 22 भागों के पहले चित्रित किया गया है। उसके माध्यम से संदेश दिया गया है कि आगे कैसी धाराएं आने वाली हैं। यह संविधान वाटिका के अंतर्गत अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। देखकर प्रसन्न होंगे आप। पढ़ने से उतना याद नहीं रहता है, लेकिन देखने से ज्यादा याद हो जाता है। चित्रकारी देखने से याद हो जाता है। तो संविधान एक और संविधान नहीं है, ये भारतीय मूल पवित्र ग्रंथ है। जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है, वैसे हमारा संविधान है जो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को संचालित कर रहा है। वो संविधान भारतीयता के आधार पर संचालित कर रहा है, उसको देखने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं चाहता हूं ये जो संविधान से जुड़ी जागरूकता के कार्य है वह निरंतर जारी रहे। इसी से देश के नागरिक संविधान की संस्कृति में रच बस सकेंगे और संविधान की हमारी व्यवस्थाओं के प्रमुख आधार न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में उनका विश्वास भी बना रहेगा। राज्य की शक्ति का यह जो त्रिविध विभाजन पालिकाओं के रूप में किया गया है उसका मूल अर्थ ही है कि किसी स्तर पर निरंकुशता नहीं रहे, सत्ता के नियंत्रण से नागरिक मुक्त रहे और हर एक स्तर पर संतुलन बना रहे। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में निरंतर यह अनुभव किया है कि जब जब लोकतंत्र से जुड़े किन्हीं मुद्दों पर संकट की स्थिति आई है, इन पालिकाओं ने आगे बढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण विधि शिक्षा इन तीनों पालिकाओं की कार्यप्रणाली
इससे जुड़ी व्यवस्था और नियम कानूनों से जुड़ी है, इसलिए इस शिक्षा का मैं विशेष महत्व मानता हूँ। संवैधानिक लोकतंत्र के हमारे राष्ट्र में न्यायपालिका की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण है कि उसके जरिए संविधान के नियम कानूनों की पालना सुनिश्चित की जाती है। न्यायपालिका में आज भी लोगों का सर्वाधिक विश्वास इसलिए कि वहां पर तटस्थ होकर निर्णय होते हैं, उसे किसी स्तर पर प्रभावित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत हमने देश के शासन के लिए जो आदर्श विधान बनाए हैं, उनकी पालना सुनिश्चित करने का कार्य न्यायपालिका के जरिए ही होता है। समय समय पर संविधान के आदर्श को किसी अपने निर्णय के तहत प्रभावी रूप में प्रसारित करने का कार्य भी न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। इस संदर्भ में विधि शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि इसके जरिए न्यायपालिका से आप विद्यार्थी सीधे तौर पर जुड़ते। कानून की पढ़ाई का अर्थ है देश के संविधान में आस्था रखते हुए नागरिकों के समान अधिकारों के लिए कार्य करना। मैं चाहता हूं संविधान की पालना के लिए सभी को जागरूक करते देश में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति आस्थावान बनाए रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी आप विद्यार्थियों की ही है। इस शिक्षा से चाहे आप अधिवक्ता बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं या फिर किसी कंपनी, संस्थान, राज्य की सेवा में कार्य करते हैं, सभी स्तरों पर कानून एवं न्याय प्रणाली के उच्च आदर्शों के लिए संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए आपको कार्य करना है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह भी है कि संविधान और उसके आदर्शों से सदा आप जुड़े रहें। विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कराई जाती है। मैं चाहता हूं यह विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के आलोक में इस तरह की शिक्षा भविष्य में प्रदान करे जिससे देश को कुशल कानूनविद, अधिवक्ता, न्यायविद और संविधान मर्मज्ञ मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की स्थापना को भी अभी बहुत समय नहीं हुआ है। सीमित समय में ही इसे बार काउंसिल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता और भारतीय विश्वविद्यालय संघ की सदस्यता मिलना इस बात का सूचक है कि यह तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है। अभी कुलपति महोदया ने अपने उद्बोधन के दौरान बात कही, हम बढ़ना चाहते हैं, विश्वविद्यालय आगे जाना चाहता है, प्रगति कर रहा है, लेकिन कमियां भी हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि केवल कंट्रोलर को छोड़कर और कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वो नियुक्ति बहुत आवश्यक है और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ। इस समय हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री भी महोदय बैठे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस कमी की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है वो शीघ्र ही समाप्त हो, उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा ऑन स्क्रीन मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जो अभिनव पहल की गई उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस व्यवस्था से उत्तर पुस्तिका डिजिटल रूप में सुरक्षित रहती है और उसे एक क्लिक पर कहीं भी मूल्यांकन के लिए भेजा जा सकता है। ट्रैक करके यह भी जाना जा सकता है कि कितनी पुस्तिकाएं जांची जा चुकी हैं। समय पर परीक्षा परिणाम जारी करने और पारदर्शिता की दिशा में यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि इस व्यवस्था का वह अनुकरण करें। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को राष्ट्र कल्याण से जुड़े नवीनतम कानूनों के बारे में भी निरंतर अद्यतन करें। यहाँ पढ़ाने वालों को चाहिए कि केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही अपने को सीमित नहीं रखें, बल्कि निरंतर नवीन जो कुछ कानून की दृष्टि से देश में हो रहा है उनके प्रति भी विद्यार्थियों को निरंतर अद्यतन करें। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े विद्वता भी रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदियों तक गुलाम रहे भारत के वंचित वर्गों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता के स्थायित्व, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समानता स्थापित करने वाले कानून पारित करवाए। 29 अगस्त 1947 को
वे संविधान लिखने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सच्चे पोषक थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों पर ही सदा जोर दिया। मैं चाहता हूं कि आदर्शों को आत्मसात करते हुए इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भविष्य की उन्नत राहों पर आगे बढ़ें। मेरी ये भी कामना है कि यह विश्वविद्यालय विधि शिक्षा में शोध की मौलिकता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश का अग्रणी विश्वविद्यालय बने। मैं फिर से जितने पदकधारी लोग हैं, छात्र हैं, उनको बधाई देते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उद्बोधन के लिए, ओजपूर्ण उद्बोधन के लिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे विधि के छात्र आपकी कई बातों का अनुसरण करेंगे। अब मैं माननीय कुलपति महोदया से आग्रह करूंगा कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के विधिवत समापन की अनुमति प्राप्त करें। माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह का विधिवत समापन किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह का समापन घोषित करती हूँ। मैं अब कुलसचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूँ। कुलसचिव महोदय। पिछले लगभग 4 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ने प्रदेश में विधि शिक्षा को एक विशिष्ट स्वरूप देने की दिशा में विशेष योगदान दिया है। विश्वविद्यालय के इस दूसरे दीक्षांत समारोह में पधारने के लिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी, कुलपति महोदया एवं डीन विधि संकाय के प्रति आभार, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से दीक्षांत समारोह में अपना आशीर्वाद दिया। हमें विश्वास है कि माननीय कुलाधिपति महोदय तथा माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति में आज जिन विद्यार्थियों को यहाँ उपाधियाँ वितरित की गई हैं, वह विद्यार्थी विधि के क्षेत्र में उच्चतम प्रतिमान कायम कर सकने में सफल होंगे और विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश का नाम देश दुनिया में रोशन करेंगे। इस अवसर पर मैं सभी प्रबंध बोर्ड के सदस्यों, शैक्षणिक परिषद के सदस्यों, शिक्षकगण, पत्रकार बंधुगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त विद्यार्थी एवं समारोह के मंच संचालनकर्ता एवं सहायक कर्मियों, वॉलंटियर्स और विश्वविद्यालय से जुड़े सभी वरिष्ठ पूर्व प्रोफेसर्स के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने समारोह की शोभा को और अधिक बढ़ाया है। मैं सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। समस्त को पुनः पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुलसचिव महोदय। मैं राष्ट्रगान के लिए आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होने की और जो सभागार में बाहर गए हैं वो भी राष्ट्रगान सुनेंगे। उनका भी कर्तव्य है कि वो वहीं पे स्थित प्रज्ञ हो जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। थोड़ा शीघ्र करें, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होने वाला है आप लोगों के जीवन में। जल्द से जल्द इसके भागीदार बने। अच्छा, इसको अभी आदेश आया है कि इसको 2 में कर लेते हैं। आधे बच्चे पीछे हो जाएं, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो गया है। कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप में मेरी तरफ आ जाएं। आप मंच पर ही विराजन है, मेरी तरफ पधारे हैं। आप सबके सब यहीं पे आ जाएं। आप फोटोग्राफ के पश्चात आप बाईं ओर से प्रस्थान करेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि फोटोग्राफ के पश्चात आप बाईं ओर से प्रस्थान करेंगे। आप सारे यहाँ पे चले जाएंगे। बस आपको हो गया सर, आप लोग भी। भैया मैं निवेदन करूंगा प्रबंध बोर्ड तथा विद्या परिषद के अधिकारीगण भी स्टेज पे आ जाएं एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा विद्यार्थी परिषद तथा प्रबंध बोर्ड के सदस्य स्टेज पे पधारें। माफ कीजिएगा, विद्या परिषद। अग्रवाल साहब आप इधर आइए। यस यस आगे चलो आगे। जी सर। Sharma, join us, please. We'll go to सर, अब तो साल से ज़्यादा हो गया सर। इस बार निकला किस क्लास में? कौन है? क्या नाम है आपका? आप किस क्लास में हैं? अच्छा जी।
बधाई बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत बधाई देखो वो मैं आ रहा हूँ गेट पे नाम नोट करा